हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि क्या आनंद राठी के शेयर को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और जो लोग इस शेयर को बाय करने का सोच रहे हैं क्या उनको अभी बाय करना चाहिए या नहीं। इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इसके साथ साथ इस कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे, यानी ये समझेंगे कि कंपनी करती क्या है। फिर हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री आउटलुक को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि यह कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में जानेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने बिजनेस से रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है या नहीं। फिर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे, जिससे हमें यह आइडिया लगेगा कि इसके शेयर को लंबे समय तक होल्ड कर सकते हैं या नहीं। फिर इस कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ और रिस्क है उसके बारे में समझेंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि मैंने इस वीडियो में इस कंपनी के बारे में एक एक चीज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ। तो वीडियो पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो सबसे पहले इस कंपनी के बिजनेस के बारे में समझते हैं, यानी यह समझते हैं कि कंपनी करती क्या है। तो देखो, आनंद राठी कोई नई कंपनी नहीं है, यह 1991 से काम कर रही है, मतलब काफी पुरानी और जमी जमाई कंपनी है। अब बात करें कि यह करती क्या है, तो एक फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनी है। इसका मतलब यह नहीं कि बस शेयर खरीदने बेचने का काम करती है, बल्कि इसके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर तरह के सोल्यूशन मिलते हैं। यह कंपनी आनंद राठी ग्रुप का हिस्सा है, और आनंद राठी नाम खुद फाइनेंस की दुनिया में काफी जाना माना है। यह ग्रुप अलग अलग तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज देता है, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इंश्योरेंस प्लानिंग एंड लोन एडवाइजरी वगैरह। अब यह कंपनी क्या क्या करती है? सबसे पहली चीज है, यह आपको स्टॉक्स, कमोडिटीज, करेंसीज वगैरह में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग करने की सुविधा देती है। मतलब आप इसके प्लेटफॉर्म से शेयर को खरीद और बेच सकते हो, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो, और इवन डॉलर, रुपीज जैसे करेंसीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा यह कंपनी मार्जिन ट्रेडिंग भी अलाउ करती है। अब मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है? मान लो आपके पास 10,000 रुपए है, लेकिन आप 20,000 का शेयर खरीदना चाहते हो, तो आनंद राठी आपको एक्स्ट्रा 10,000 का मार्जिन प्रोवाइड करता है। मतलब थोड़ा खुद का पैसा और थोड़ा उधार लेकर भी ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ यहीं तक नहीं, आनंद राठी काफी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी लोगों तक पहुंचाता है, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, बॉन्ड्स, आईपीओ वगैरह। तो अगर आपको एक जगह से अपने लिए सारे इन्वेस्टमेंट टूल चाहिए, तो यह कंपनी उसमें मदद करती है। सिंपल शब्दों में कहे तो यह कंपनी एक तरह से फाइनेंस का माल है, जहां आपको इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, एडवाइजरी या इंश्योरेंस सब कुछ एक ही छत के नीचे मिल जाता है। अब अगर इनके क्लाइंट की बात करें तो 31 मार्च 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि इनकी जो एक्टिव क्लाइंट बेस है उसमें से 84% से ज्यादा लोग 30 साल से ऊपर के हैं। इससे एक बात साफ है, इनका कस्टमर बेस मेच्योर है, जो सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे लोग जनरली लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी की स्टेबिलिटी भी स्ट्रांग रहती है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह कंपनी 30 साल से भी ज्यादा समय से इस फील्ड में काम कर रही है, और इनके पास जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वह भी काफी डाइवर्स है। तो अगर कोई इन्वेस्टर है जो एक ही जगह से सारी फाइनेंशियल जरूरतें पूरा करना चाहता है, जैसे इक्विटी में इन्वेस्ट करना हो, म्यूचुअल फंड खरीदना हो, या कमोडिटीज मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, तो आनंद राठी एक स्ट्रांग ऑप्शन बन जाता है। और 31 मार्च 2025 तक इस कंपनी की जो रीच है ना, वो काफी बड़ी हो चुकी है। यह सिर्फ मेट्रो सिटीज या बड़े शहरों तक ही लिमिटेड नहीं है। कंपनी आज की डेट में अपने ब्रोकिंग सर्विसेज पूरे इंडिया में फैला चुकी है। अब थोड़ा नंबर की बात करें तो इनके पास 90 ब्रांचेस है, मतलब आप कहीं भी जाकर के फिजिकली इनसे मिल सकते हो। सिर्फ ब्रांचेस ही नहीं, इनके पास 1125 ऑथराइज एजेंट्स भी हैं, जो अलग अलग सिटीज में हैं और वहीं से लोगों को सर्विस देते हैं। और यह लोग पूरे 290 सिटीज में फैले हुए हैं, जिसमें से टीयर फर्स्ट सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई तो है ही, साथ ही में टीयर सेकेंड एंड टीयर थर्ड सिटीज भी शामिल है। मतलब छोटे शहरों में भी अब लोग आनंद राठी की सर्विसेज ले रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई फिजिकल ब्रांच या एजेंट से नहीं जुड़ना चाहता, तो इनके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, जहां से आप घर बैठे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो चाहे कोई बड़ा इन्वेस्टर हो या कोई छोटे शहर का नया इन्वेस्टर, इस कंपनी की पहुंच अब हर तरह के क्लाइंट तक हो चुकी है। अब हम लोग इस कंपनी के इंडस्ट्री को देखते हैं, जिससे हमें यह पता चलेगा कि कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं। तो देखो, अगर हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री की बात करें, मतलब शेयर बाजार में ब्रोकरेज सर्विसेज देने वाली कंपनियां, तो इंडिया में इसका फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग दिख रहा है। सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत यंग है, और यही इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अब सोचो, इंडिया की मीडियन एज यानी एवरेज उम्र अभी भी 35 साल से कम है, और आने वाले कई सालों तक ऐसा ही रहेगा।
इसका मतलब क्या हुआ कि लोग अर्ली कैरियर में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। और जब कोई 20 से 30 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू करता है तो अगले 30 से 40 सालों तक मार्केट में एक्टिव रहता है। यानी लॉन्ग टर्म में यह इंडस्ट्री को लगातार ग्रो करने का मौका देता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, इंडिया में अभी भी सिर्फ 4 से 5% लोग ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इसको अगर कंपेयर करें, यूएस में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं, यूके में 33% और चाइना में 13% लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इंडिया में तो अभी शुरुआत ही है। इमेजिन करो अगर यह परसेंटेज थोड़ा भी बढ़ता है तो कितनी बड़ी मार्केट खुल सकती है। अब धीरे धीरे लोगों का पैसा बचाने का तरीका भी बदल रहा है। पहले ज्यादातर लोग अपनी बचत को सेफ जगहों पर रखते थे, जैसे एफडी में या सोने में, मतलब सीधे सीधे ऐसे ऑप्शंस जिनमें ज्यादा रिस्क ना हो। लेकिन अब जब जमाना बदल रहा है, लोग धीरे धीरे समझने लगे हैं कि अगर पैसे को थोड़ा स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। और फाइनेंशियल ईयर 2024 में यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखा गया कि करीब 8% लोग अपनी हाउस होल्ड सेविंग यानी परिवार की बचत को सीधे शेयर यानी इक्विटी और म्यूचुअल फंड में लगा रहे थे। यह अभी थोड़ा कम लगता है, लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले 10 सालों में यह परसेंटेज बढ़कर करीब 12% तक पहुंच सकता है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिवली स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे होंगे। मतलब लोग अब सिर्फ पैसा बचाकर रखने के बजाय सीख रहे हैं कि पैसे को इन्वेस्ट करके उसे बढ़ाया भी जाए। और यह ट्रेंड जो ब्रोकरेज फर्म यानी जो कंपनी शेयर्स खरीदने और बेचने का काम करती है उनके लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जैसे जैसे लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे ब्रोकरेज कंपनीज का बिजनेस भी बढ़ेगा। तो यह था इस कंपनी के इंडस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। सबसे पहले यह समझ लो कि कंपनी ने पिछले 1 साल में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। मार्च 2024 से लेकर मार्च 2025 के बीच में उनकी रेवेन्यू यानी कुल कमाई में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी नेट प्रॉफिट तो करीब 34% तक बढ़ गया। मतलब जो पैसा कंपनी के पास बचता है वह भी काफ़ी बड़ा है। अब थोड़ा नंबर की तरफ देखते हैं ताकि आपको एक पिक्चर मिल जाए। तो 2023 में कंपनी के पास एसेट थे लगभग 1629 करोड़। मतलब जितनी चीज़ें कंपनी के पास है, चाहे मशीन हो, ज़मीन हो या पैसे, उनकी कुल वैल्यू इतनी थी। फिर 2024 में यह बढ़कर 2585 करोड़ हो गई और 2025 में और भी बढ़ के 3365 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब कंपनी ने अपने एसेट्स यानी अपने पास मौजूद चीज़ों की वैल्यू बढ़ाई है, जो बहुत अच्छा संकेत है। अब इनकम यानी कमाई की बात करें तो 2023 में कंपनी की टोटल इनकम थी 469 करोड़, जो 2024 में बढ़कर 683 करोड़ हो गई और 2025 में यह करीब 847 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब यह है कि कंपनी की कमाई भी स्टडी यानी धीरे धीरे बढ़ रही है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स कटने के बाद जो एक्चुअल प्रॉफिट बचता है वह भी बढ़ा है। 2023 में यह 38 करोड़ था, 2024 में बढ़कर 77 करोड़ हो गया और 2025 में बढ़कर 104 करोड़ के करीब पहुंच गया। मतलब प्रॉफिट में भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव बात है। अब बात करें इबिडा की, जो बताता है कि कंपनी अपने ऑपरेशन से कितना पैसा कमा रही है। 2023 में 115 करोड़ था, 2024 में यह 231 करोड़ हो गया और 2025 में और भी बढ़कर 311 करोड़ तक पहुंच गया। इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने कोर बिजनेस को और इफिशिएंट बनाया है, खर्चों को संभाल के मुनाफा बढ़ाया है और नेटवर्थ जो कंपनी के टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बताता है वह भी बढ़ रहा है। 2023 में 265 करोड़ का नेटवर्थ था, 2024 में 393 करोड़ का हो गया और 2025 में 504 करोड़ का नेटवर्थ हो गया। और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी बढ़े हैं। मतलब कंपनी ने अपने प्रॉफिट्स को बचाकर अच्छे रिजर्व्स बना रखे हैं। लेकिन अगर बोरिंग की बात करें तो कंपनी का कर्ज भी थोड़ा बड़ा है। 2023 में 423 करोड़ था, 2024 में 879 करोड़ हो गया और 2025 में 906 करोड़ के करीब पहुंच गया। तो डेप्ट मैनेजमेंट पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होगा, लेकिन ओवरऑल यह बढ़ोतरी कंपनी के एक्सपेंशन का भी संकेत हो सकती है। तो कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि इस कंपनी की अभी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत है, कंपनी लगातार ग्रो कर रही है और प्रॉफिट भी बढ़ा रही है। थोड़ा डेप्ट बढ़ा है, लेकिन कंपनी के एसेट्स और अर्निंग भी उसके मुकाबले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कंपनी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, जो भविष्य के लिए एक अच्छा संकेत है। अब हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं। इसका ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी यह बताता है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के पैसों पर कितना प्रॉफिट कमा रही है।
इस कंपनी का ROE है 23.12%, मतलब हर 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर कंपनी लगभग 23 रुपये का प्रॉफिट दे रही है। यह एक अच्छा है, यानी इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। वहीं इस कंपनी का ROCE यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यह बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल का कितना एफिशिएंट यूज कर रही है। यहाँ यह 21.32% है, जो बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर रही है। अब बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की, जो कि यहाँ 1.80 है, मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा कर्ज देखने को मिल रहा है। और इसका रिटर्न ऑन नेटवर्थ 23.12% है। यह बेसिकली ROE जैसा ही होता है, कंपनी अपने नेटवर्थ पर कितना रिटर्न दे रही है यह बताता है। और इसका पैट मार्जिन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन यह बताता है कि कंपनी अपनी टोटल इनकम में से कितना प्रॉफिट बचा पा रही है टैक्स देने के बाद। यहाँ यह 12.23% है, मतलब हर 100 रुपये की कमाई में से लगभग 12 रुपये कंपनी अपने पास रखती है। या ऐसे बोल सकते हो कि हर 100 रुपये की कमाई में से लगभग कंपनी 12 रुपये बचा पाती है प्रॉफिट के रूप में। तो कुल मिलाकर यह सारे नंबर्स बताते हैं कि इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, कंपनी ग्रोथ कर रही है और इन्वेस्टर को भी अच्छा रिटर्न दे रही है। थोड़ा कर्ज ज़्यादा जरूर है, लेकिन बाकी सब स्ट्रांग दिख रहा है। अब देखो, हर बिजनेस की तरह इस कंपनी के सामने भी कुछ चैलेंजेस और रिस्क हैं जिन्हें हमें समझना जरूरी है। तो चलो इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आजकल मार्केट में डिस्काउंट ब्रोकर्स का बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है। यह डिस्काउंट ब्रोकर्स अपनी सर्विस बहुत कम ट्रेडिंग फीस पर देते हैं, जिसकी वजह से जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं जैसे आनंद राठी, उनके प्रॉफिट मार्जिन्स पर दबाव आता है। मतलब उन्हें अपने खर्चे संभालते हुए भी कस्टमर को अच्छा सर्विस देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब बात करते हैं कंपनी के फिक्स्ड कास्ट की। या वह खर्चे होते हैं जो हर हाल में कंपनी को देने पड़ते हैं, जैसे एक्सचेंज मेंबरशिप्स, मतलब स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने की फीस, और अपने ऑफिस में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट। और यह खर्चे बहुत बड़े होते हैं और यह कंपनी की कमाई यानी प्रॉफिटेबिलिटी पर असर डाल सकते हैं। मतलब चाहे मार्केट अच्छा चले या बुरा, यह खर्चे तो देने ही पड़ेंगे। और फाइनेंशियल मार्केट अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है और यहाँ चीज़ें बहुत जल्दी बदलती रहती हैं। बाजार का हाल कुछ भी हो सकता है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। ऐसे में रिस्क को संभालना आसान नहीं होता है। जब कंपनी सही नहीं चलती, मतलब डाउन टर्न आता है, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गिर जाता है। लोग इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में पीछे हट जाते हैं, जिससे एडवाइजरी सर्विसेज और फी बेस्ड इनकम भी कम हो जाती है। अब जो ऑनलाइन डिस्काउंट प्लेटफॉर्म है वह सिर्फ ट्रेडिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि म्यूचुअल फंड, ETFs, रेबो एडवाइजरी जैसी सर्विसेज भी देते हैं। इस वजह से बहुत से क्लाइंट वहां माइग्रेट कर रहे हैं, क्योंकि वहां सब कुछ एक जगह मिलता है और फीस भी कम लगती है। फिर बात आती है रेवेन्यू की। जो रेवेन्यू आता है वह मार्केट की वॉलेटिलिटी और ट्रेडिंग वॉल्यूम पर बहुत डिपेंड करता है। मतलब जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है, वैसे वैसे कंपनी की कमाई फ्लक्चुएट करती है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल और माइक्रो इकोनॉमिक रिस्क भी होते हैं जो कंपनी को प्रभावित कर सकते हैं। अब एक बड़ी रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी नियम कानून का पालन करना भी कंपनी के लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। रिपोर्टिंग और क्लाइंट डिस्क्लोजर के नियम कड़े हो रहे हैं, जिससे कंपनी को ज़्यादा मेहनत और खर्चा करना पड़ता है। इससे ऑपरेशनल कॉस्ट यानी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर कंपटीशन बढ़ना, खर्चे, मार्केट की अनिश्चितता और कड़े नियम जैसे फैक्टर कंपनी के लिए चुनौती पैदा करते हैं। लेकिन यह रिस्क समझ करके और सही प्लानिंग से कंपनी इसे निपटने की कोशिश करती है। अब हम लोग यह समझते हैं कि क्या इसके शेयर को अभी होल्ड करें या सेल करें, और जो लोग इस शेयर को बाई करने का सोच रहे हैं क्या उनको भी बाई करना चाहिए या नहीं। तो चलो इस चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखो, अगर आप इस शेयर में इन्वेस्ट कर रखे हो तो आपको डिसेंट प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। वैसे कंपनी अच्छी है, यानी कंपनी का बिजनेस अच्छा है, और यह कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उस सेक्टर का फ्यूचर ग्रोथ भी है, और कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। लेकिन थोड़ा कंपनी के ऊपर कर्ज अधिक है, लेकिन अगर इस पॉइंट को छोड़ दे तो कंपनी का फंडामेंटल सब अच्छा है, तो इसके शेयर को होल्ड करके रख सकते हो। वहीं पर अगर इस शेयर को बाई करना चाहते हो तो बाई कर सकते हो और लंबे समय के लिए होल्ड करके रख सकते हो। और हाँ देखो, मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल का, मैं जस्ट अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए। आप इन्वेस्ट करने से पहले एक बार इस कंपनी के बारे में एनालिसिस या रिसर्च जरूर कर लेना, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी का सलाह ले सकते हो। तो बस इतना ही आज की वीडियो में। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले शेयर के साथ।